अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ इसाराना और ख़बर की ख़बर के साथ शफीक अवान साहब और सलमान आबिद साहब के साथ आप सबको हम सुबह का सलाम कहते हैं। खुशगवार सुबह है लाहौर की और हमारी दुआ है कि ये खुशगवारियत शाम तक, रात तक बरकरार है और हमेशा आपकी ज़िंदगी में बरकरार है। आज के अखबारात ने मुख्तलिफ़ इशूज़ को कैसे कवर किया, वो एक झलक आपको दिखाना चाहते हैं, पहले वो देखिएगा। पाकिस्तानी उर्दू और अंग्रेजी अखबारात में आज पीडीएम जलसे और अफगान इशू को खासी अहमियत दी गई है। रोजनामा दुनिया की सुर्खी है, अफगानिस्तान से दहशतगर्दी, पाकिस्तान का एहतजाज। बाजोड़ में चौकी पर फायरिंग, 2 जवान शहीद। फौज का भरपूर जवाब, 3 दहशतगर्द हलाक। रोजनामा एक्सप्रेस की लीड है, हुकूमत दफन करने के लिए लाखों लोगों के साथ इस्लामाबाद जाएंगे। पीडीएम रोजनामा नवाए वक्त ने अफगान सूरत हाल को लीड स्टोरी में लिया है। काबुल अमरीकी रॉकेट हमला, बम बार, बच्चों समेत 9 हलाक। पाकिस्तान फूड सप्लाई के लिए मदद करे अक़वाम मुत्तहिदा। रोजनामा जंग ने सुर्खी निकाली है, अब इस्लामाबाद की तरफ मार्च, जलसे होंगे, रोड कारवां भी। मईशत जमूद का शिकार। रोजनामा नई बात की लीड है, लोगो उठो इनकलाब लाओ, इस्लामाबाद मार्च का ऐलान। पीडीएम अंग्रेजी अखबारात में द न्यूज ने पीडीएम जलसे को टॉप स्टोरी के तौर पर लिया है। पीडीएम टू मार्च ऑन इस्लामाबाद। डॉन अखबार ने बाजोड़ हमले को टॉप स्टोरी रखा है। 3 पर्सनल, 2 सिविलियंस मार्टायर्ड इन टेररिस्ट अटैक्स। द नेशन ने अफगान सूरत हाल को अहमियत दी है। यूएस स्ट्राइक्स कार बॉम्बर इन काबुल। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने पीडीएम जलसे को टॉप स्टोरी रखा है। पीडीएम अगेन डेंगल्स थ्रेट ऑफ मार्च। और डेली टाइम्स की लीड स्टोरी है, पीडीएम अनाउंसेस टू स्टॉर्म स्ट्रीट्स टू ऑस्ट पीटीआई गवर्नमेंट। ये थी जी आज की एक हमने झलक। हमने कहा आज के जो अखबारात हैं इंग्लिश और अंग्रेज़ी वो आप तक ज़रूर पहुँचाएँ कि वो कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान को, कौन सी टॉप स्टोरी रही। शफीक साहब अस्सलाम वालेकुम, सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मौसम अगर खुशगवार हो, सुबह अच्छी हवा चल रही हो तो इंसान का मूड भी मेरे ख्याल है अच्छा हो जाता है। और शफीक के चेहरे की मुस्कुराहट और आपकी मुस्कुराहट से लग रहा है कि आप उस मूड में हैं। आपको देखते हैं, आप मुस्कुराते हैं, हम मुस्कुराने लग जाते हैं। आप सीरियस होते हैं, हम सीरियस हो जाते हैं। हम तो भाई आप हमारा आईना है। वाह वाह वाह। वो क्या उनका जॉन एलिया का शेर था कि आईना उसका छीन लाया हूँ, खुद को नजरें लगाती रहती थी। तो अब एक नज़र में हले हम रनडाउन पे कर रहे हैं, फिर सर उस पर बात करते हैं। आज का रनडाउन आपसे शेयर करते हैं हम किस आज के प्रोग्राम का। पीडीएम का पावरलेस शो, पीडीएम के सरबाई इजलास की अंदरूनी कहानी क्या थी, और पीडीएम के इजलास में ख़वातीन की शिरकत पे पाबंदी लगा दी गई। ये बड़ी एक जिसे कहते हैं अहम तरीन बात थी कि उस शिरकत पे पाबंदी लगाई, लेकिन फिर उसके बाद चंद ख़वातीन ने शिरकत भी की। दूसरा आज का हमारा अहम इशू है बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान आमने सामने बड़े खुल के नाम लेके एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ामात की बौछार हुई है। तीसरा अहम इशू अफ़गानिस्तान में नई जंग के ख़दशात हैं। जो कुछ भी हो रहा है, ड्रोन अटैक्स और ये सारा कुछ, उस पर हम आज बात करेंगे। चौथा है कि कांग्रेस के अहम रहनुमा ने कश्मीर को मुतनाज़ा इलाका करार दिया, और जो रिपोर्ट आई है वो ये कि भारत की का जो जमहूरी ग्राफ है उसमें 26 दर्जे तनज़्ज़ुली हुई है और 53वें दर्जे पे वो चला गया है। आज के प्रोग्राम में हम जंग का इदारिया डिस्कस करेंगे। डॉन में डॉक्टर मलिया लोधी का कालम है, उसको ज़रूर हम डिस्कस करेंगे। फिर सोशल मीडिया से जो चीज़ है वो ये कि पीटीवी पर अपोजिशन की कवरेज में के बाद सोशल मीडिया में क्या रिस्पांस आया वो बात करेंगे। और काबुल अटैक जो है वो ट्विटर पर टॉप ट्रेंड रहा, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले प्रोग्राम के आगाज़ में हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशियात फ़ारूक हबीब साहब। तो मैंने कहा उनसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और शफीक साहब, मैं 2-3 सवाल हैं मैं उनसे कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। फ़ारूक साहब, कराची का जलसा आपने देखा और तकरीरें भी आपने यकीनन सुनी होंगी। क्या आप क्या कहते हैं कल के जलसे के हवाले से, आपकी क्या राय है? देखें, कराची में तो कोई सियासी जलसा तो था नहीं, ये तो सियासी बेरोज़गारों का जो है वो सर्कस था। और पीडीएम तो पीडीएम नहीं रही, पीडीएम को तो पीडीएम वालों ने ही दफन कर दिया था। जब से पीपल्स पार्टी और एएनपी पीडीएम से बाहर निकले हैं और इस्तीफ़ों के मामले पर इनके ऊपर फूट पड़ी है, तो मैं समझता हूँ कि पीडीएम का शहरादा तो जो है वो बिखर चुका था। और आज कराची के लोगों ने
इनको मुस्तरद किया, क्योंकि आज कराची की आम आवाम इनके इस शो के अंदर जो है वो नज़र नहीं आई। तो ये एक सर्कस था, और उसमें जो फजलुर रहमान हैं वो इनके पेशवाम बने हुए हैं। और फजलुर रहमान की चूँकि अपनी जो उनकी अपनी माशियत है, जो उनकी इनफरादी माशियत है, वो रुक चुकी है, क्योंकि उनको अवाम ने मुस्तरद किया था आम इंतखाबात के अंदर। तो जब आम इंतखाबात के अंदर मुस्तरद शुदा लोग हैं, इनका असम्बलियों में कोई स्टेक नहीं है, तो वो इस किस्म के, मैं समझता हूँ कि गैर जमहूरी रवैयों को जो है वो परवान चढ़ाने की कोशिश करते हैं। अच्छा सर, पीपल्स पार्टी ने कल बिलावल भुट्टो साहब ने जो रैली से खिताब किया उसमें मौलाना फजलुर रहमान को धोखेबाज करार दिया, जबकि फजलुर रहमान साहब ने ये कहा कि जी पीपल्स पार्टी ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। लगता है कि अपोजिशन जो है वो तकसीम दर तकसीम के अमल का शिकार है। देखें, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो या जेयूआई हो, अपोजिशन ही एक दूसरे की अपोजिशन है और इनका आपस में मुकाबला है। हम तो हमारे लिए ये इररेलेवेंट हो चुके हैं, क्योंकि आज इमरान खान ने मुल्क की मैशियत को ठीक कर दिया। इमरान खान गरीब आदमी के लिए हेल्थ कार्ड ले आया। आज इमरान खान गरीब आदमी को अपनी छत दे रहा है जो किराए के ऊपर रहता था। आज इमरान खान गरीब आदमी को कारोबार शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए बिला सूद उसे सरमाया फराहम कर रहा है। आज के नौजवान को 100 अरब रुपया कामयाब जवान के तहत जो है वो मिलने जा रहा है, जिसमें से 22 अरब रुपया दे चुके हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि अपोजिशन जो है, पीपल्स पार्टी अगर इनको धोखेबाज कह रही है, तो इसका मतलब ये है कि अपोजिशन की जो लड़ाई है वो सिर्फ अपोजिशन लीडर के लिए है। इनकी अब हुकूमत के साथ कोई लड़ाई नहीं है। ये तो दूसरी और तीसरी पोजीशन के लिए एक दूसरे के साथ लड़ते रहेंगे, जिस तरह कश्मीर में इनके साथ हुआ कि पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर आई, नून लीग जो है वो तीसरे नंबर के ऊपर आई। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इस किस्म के जो एक दूसरे को ताने जो है वो ये देते रहेंगे और हुकूमत जो है वो अवामी तरजीहात के ऊपर काम करती रहेगी। अच्छा फ़ारूक हबीब साहब, कल जो एक सबसे बड़ा ऐलान हुआ वो ये कि इस्लामाबाद की तरफ लाखों लोग मार्च करेंगे, लेकिन ना उसकी कोई तारीख दी गई, ना कुछ दिया गया। बस एक हवाई सी बात कर दी गई। आप नहीं समझते कि मौलाना फजलुर रहमान की सोच और शहबाज शरीफ साहब की सोच दो मुतजाद है और मजबूरन साथ चल रहे हैं? देखें, शहबाज शरीफ ने तो जलसों जुलूसों के ऊपर यकीन ही रखते। उन्होंने तो आज तक जो है वो कभी मैं नहीं समझता कि कभी अवामी सियासत भी की है। शहबाज शरीफ तो जो है वो पाँव पकड़ने के जो है वो कायल हैं, और आज भी मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने आंसू बहाए हैं कराची की हालत ज़ार के ऊपर, तो पिछले 5 साल तो इनकी हुकूमत थी वफाक में भी, तो इन्होंने कराची के लिए क्या किया? कराची ये तो कभी कभी जो है वो सैर सपाटे के लिए विज़िट के ऊपर आते हैं। अभी इनका प्रोग्राम था तो ये आ गए, उससे पहले तो ये कराची कभी नज़र नहीं आए। तो फजलुर रहमान जो है वो चाहते हैं कि इनका कंधा इस्तेमाल करके अपना रेट बढ़ा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ना अब उनको कश्मीर कमेटी मिलनी है, ना अब उनको वो मराहत मिलनी है जिन मराहत को वो हमेशा हर हुकूमत को ब्लैकमेल करके लेते रहे हैं। ये वाहिद हुकूमत है PTI की जिन्होंने फजलुर रहमान को किसी किस्म की कोई लिफ्ट नहीं करवाई। अच्छा सर, मैं आखिरी सवाल आपसे कर रहा था, कल भी मौलाना फजलुर रहमान ने इदारों को हरफ तनकीद बनाया और इस प्लेटफॉर्म पे मुसलसल देखा जा रहा है कि इदारों पे कीचड़ उछाली जा रही है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी बहुत सारी चीज़ें इसी प्लेटफॉर्म से डिस्कस की गई। तो ये एक अच्छी रवायत नहीं है और एक अरसे से हम इस पे बात कर रहे हैं। देखिए, फजलुर रहमान इररेलेवेंट हो चुके हैं। उनको DI खान की अवाम ने जो है वो मुस्तरद किया है। अगर वो इतनी संजीदा हैं तो वो अपनी जमात को कहीं इस्तीफ़े दे दें। वो आज क्यों असम्बली में बैठे हुए हैं? अगर ये हुकूमत ये जाली है, ये मैंडेट जाली है, तो इनकी अपनी जमात क्यों असम्बलियों में बैठी हुई है? ये उनको तो बाहर निकालने को तैयार नहीं है। इनके अपने साहबजादे फजलुर रहमान के कहने के ऊपर इस्तीफ़ा दे नहीं दे रहे, तो इन्होंने इदारों के ऊपर क्या तनकीद करनी है? मैं नहीं समझता कि इनका कोई कद काट है जिससे किसी इदारे को फ़र्क पड़ता है। लेकिन फ़र्क ये ज़रूर पड़ता है कि जो हालात हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से या कौमी सलामती के हवाले से, जो मुल्क की इदारे
जो मुल्क की सलामती के लिए दिन रात अपनी जानों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं, अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, बजाय जो है वो उनको खराज तहसीन पेश करने के, उनको अप्रिशिएट करने के, ये इस मौका के ऊपर अगर हरफ़ तनकीद बना रहे हैं तो आप ये अंदाज़ा कर लें कि इन लोगों की सोच क्या है और इनकी ज़ुबान में असल में सोच मुल्क के उन दुश्मनों की भरी हुई है जो कि पाकिस्तान के इदारों को कमज़ोर देखना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनकी जो सोच को पहले भी नाकामी हुई है और अब भी नाकामी होगी। इंशाल्लाह पाकिस्तान के इदारे मुल्क की दिफा के लिए मजबूती के साथ जो है वो काम करते रहें। बहुत शुक्रिया फ़ारूक हबीब साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशियात। शफीक साहब, रन डाउन में चूँकि आप बैठे होते हैं ना, आपकी शख्सियत से मैं थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाता हूँ, तो मैं कुछ चीज़ें आगे पीछे कर देता हूँ। रन डाउन में एक चीज़ मैं भूल गया, मुस्लिम लीग नून की अंदरूनी सियासी कश्मकश, लेकिन मैं उस पर बाद में आऊँगा। पहले मैं कल के जलसे पे आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि जो PDM का सरबाई इजलास हुआ उसमें भी कोई इतनी हारमनी देखी नहीं गई। फिर वो जलसे में भी वो शहबाज शरीफ साहब अलहदा बैठे हुए थे और अलहदा से बुरा दिया कि वो कोई इन नज़र नहीं आते थे। अब देखिए, वो जब आज कल का जलसा था ना, उसमें वो इंथ्यूसिज्म नज़र नहीं आया, वो उसमें जोशो खरोश नज़र नहीं आया। ये एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहे थे। बिल्कुल फ़ारूक साहब ने ठीक कहा कि भाई ये आपस के इनके जो मसाइल हैं। अब देखें, शहबाज शरीफ साहब जब वो तारीफ़ कर रहे थे कि कराची की रोशनी वापस आ गई और ये हुआ वो हुआ, और जो अपना फजल रहमान साहब और उनके हवारी थे वो कह रहे थे कराची तबाह हो गया, सिंध तबाह हो गया। उन्होंने कहा मेरा भाई बिलावल, शहबाज शरीफ ने कहा मेरा भाई बिलावल, वो उसको भाई कह रहे हैं, ये उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। पहले ये तय कर लें इनकी सिमत क्या है, उन्होंने करना क्या है, और बजाय कि एक दूसरे कंडक्शन करने का। अच्छा, बिल्कुल फ़ारूक साहब ने ठीक कहा कि आपका ये है तो बिस्मिल्लाह करें, रिज़ाइन दें। एक रिज़ाइन के मसले पे दो पार्टियां आपसे अलग हुई थी, अब आप अपना इत्तेहाद लंगड़ा डोला कर लिया आपने, लेकिन ना अपना रिज़ाइन देने को तैयार नहीं है। एक लंबी तारीख दे देते हैं, वो कहते हैं ना ट्रक की बत्ती पीछे ला दें, इन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दी ताकि लोग इंटैक्ट रहें। ये सियासतदानों की टैक्टिक्स होती है कि लोगों को पीछे लगाने के लिए ना एक नया शोशा छोड़ देते हैं। फिर उन्होंने कहा जी हम शॉर्ट मार्च, लॉन्ग मार्च, पता नहीं क्या मार्च करेंगे, लेकिन कोई तारीख नहीं, उन्हें पता है तारीख नहीं दे सकते। तारीख देंगे तो उस पर जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ये लोगों को टेस्ट कर रहे हैं। अब वो ये भी कह रहे हैं अगला साल जो अपना इलेक्शन का साल है, तो भाई आप कहीं रुक जाएं। एक तरफ आप कहते हैं कि हम इस इलेक्शन में यकीन नहीं रखते, और वो फजल रहमान साहब कहते हैं कि मैं इस हुकूमत को, इस इलेक्शन को मानता नहीं। पहले अपनी सिम तय कर लें, अपना एजेंडा तय कर लें। और ये जो ना ये जो PDM ये पी निकल गई है ना, अब ये डिस्ट्रक्शन मूव बन गई है, इससे कोई पॉजिटिव चीज़ मुझे तवक्को नहीं है। अच्छा सलमान, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की तरफ शफीक ने इशारा किया कि उसी प्लेटफार्म पे फजल रहमान साहब ने बिलावल के लिए कहा कि इन्होंने हमारी पीठ में झुरा घोंप दिया और ये कर दिया। उसी प्लेटफार्म पे शहबाज शरीफ ने बिलावल को अपना भाई करार दिया। तो ये बात तो अब क्लियर है कि शहबाज शरीफ पार्लिमानी निज़ाम के साथ खड़े हैं और फजल रहमान ये चाहते हैं कि ये सब कुछ ख़त्म हो जाए, तबाह हो जाए। देखिए, एक मरीज़ होता है ना वेंटिलेटर पे, वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है, लेकिन उम्मीद होती है कि शायद हम बच जाएंगे। ये जो PDM है, ये अमली तौर पे इस वक्त एक वेंटिलेटर के ऊपर है। अच्छा। और उस वेंटिलेटर पे उसको बचाने की कोशिश हो रही है ताकि हमारी कोई साख बाकी रह जाए अपोजिशन की। लेकिन अब उस वेंटिलेटर में से एक पार्टी तो है वो निकल गई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, या निकाल दिया गया है। अब ये जो PMLN है और फजल रहमान है, इनकी भी एक बड़ी अजीब स्टोरी है। मसलन आप देखिए ना, जो आपने कहा कि शहबाज शरीफ ने कहा कि बिलावल भाई वो दोनों एस्टैब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं ना, दोनों एस्टैब्लिशमेंट के साथ अपनी राब्ते बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों महफूज रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। और फजल रहमान का किबला जो है वो मरियम नवाज थी और अपना नवाज शरीफ थे। वो एस्टैब्लिशमेंट से मुजाहमत का किरदार, इदारों से टकराव की बात और ऐसी तकरीरें करना जिससे इदारों को मुतनाज़ा बनाना, उनका एजेंडा और है। शहबाज शरीफ समझते हैं कि अगर उन्हें आगे बढ़ना है तो उन्हें एस्टैब्लिशमेंट से मफाहमत के साथ आगे बढ़ना है, और यही बात बिलावल भुट्टो भी समझते हैं, जरदारी साहब भी समझते हैं। इसलिए उन दोनों का एजेंडा बिल्कुल मुख्तलिफ है फजल रहमान के एजेंडे से या नवाज शरीफ के एजेंडे से। लेकिन अब सवाल क्या है, देखिए ना, आपने 3 साल कोशिश की कि किसी तरीके से इस हुकूमत को घर में भेजा जाए, उसको चलता किया, अब गई कि अब गई कि अब गई कि अब गई, बस ये बात थी, बस जाने वाली है। अब वो गई नहीं है। अब आप ये कह रहे हैं कि हम दोबारा लॉन्ग मार्च कर लेंगे। अच्छा, कर लें लॉन्ग मार्च, आपको रोका किसने है? लेकिन सवाल ये है कि पिछले 3 साल से आपने क्या निकाला है? अब आप कह रहे हैं कि अगले साल इंतखाबात हैं,
तो ये सारी जो इस वक्त ड्रामा हो रहा है ना सारा का पीडीएफ का, वो क्या है? वो ये है कि नए इंतखाबात के लिए अपने लिए कोई महफूज रास्ता तलाश करना, इस्टेब्लिशमेंट से कोई मफाहमत का रास्ता तलाश करना ताकि हम कहीं बेटर कर जाएं, हमें कहीं सीटें मिल जाएं, हमें कोई पॉलिटिकल स्पेस मिले, हमें कहीं इक़्तिदार मिले। ये इस वक्त एक स्ट्रेटजी है फजलुर रहमान की भी, शहबाज शरीफ साहब की भी, बिलावल भुट्टो साहब की भी और नवाज शरीफ साहब की, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए। शफीक साहब, कल आपने टीवी देखा होगा, शफीक और मैं, ये तो मुझे यहाँ तक भी बता देता कि अब इश्तिहार चल रहा है। यकीन करें, ये इतना मुझे कहता है अब इश्तिहार चल रहा है, अब ये चल रहा है, ये मुझे ना ऑन टोज रखता है। कल आपने देखा होगा शहबाज शरीफ साहब बड़े रो रहे थे कि मैं अपनी ज़िंदगी में कराची को चाहता हूँ, यूँ हूँ और यूँ हो यूँ हो। यार ये मगरमच्छ के आंसू जो उन्होंने निकाले, कोई उनसे ये पूछे 35 साल के लगभग आप इक़्तिदार में रहे, आपके दौर में रिकॉर्ड बदमनी हुई, आपके दौर में रिकॉर्ड भत्ताखोरी हुई, चाइना कटिंग हुई, टारगेट किलिंग्स हुई, ठीक है। उसके बाद कराची के लिए पिछले 15 साल से एक नई बस नहीं खरीदी गई, ठीक है। कराची के लिए आपने किया क्या? कोई उनसे पूछे ये मगरमच्छ के जो आंसू आप बहा रहे हैं ये किस लिए हैं? देखिए ये ना, ये बकायदा एक्टिंग करते हैं और बकायदा ये आपको याद होगा हबीब जालिब को शेर पढ़ते थे और माइक फेंक देते, जिस तरह भुट्टो साहब ने किया था। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। भाई वो हबीब जालिब ने आप लोगों के खिलाफ लिखा था, आप उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हो। तो ये इनका ना, ये इदकारी ये करते रहते हैं, ये इनका ये शेवा है। और फिर ये देखें आपने, फिर आप ये देखें कि ये मगरमच्छ के आंसू आपने कहा, ये वाकई मगरमच्छ के आंसू करते रहते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात, मेरा उनसे एक सवाल है, ठीक है, आपने पंजाब में 3 मेट्रो बनाई, 1 ओरिएंट ट्रेन बनाई, तो कराची को क्या दिया आपने? आपके भाई वहाँ थे, असल बात ये आपके भाई वहाँ प्राइम मिनिस्टर थे, और ये फेडरेशन का प्रोजेक्ट था, ये सी पैक में जो ये आपका ओरिएंट ट्रेन का। तो भाई आप कल आप जलसे पे वो माइक छोड़ के आ गए, मैं क्या शायद पता नहीं क्या करने लगे, छलांग लगाने लगे, कहने लगे ये मैं आपको कह रहा हूँ कि कराची में मेट्रो बननी चाहिए थी। तो अल्लाह के बंदे किसने बनानी थी? जब वक्त था आपने अपने वोट, अच्छा ये सब कुछ कर रहे हैं अपने वोट बैंक के लिए, ये पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे, ये सब अपने वोट बैंक, उनका वोट बैंक पंजाब का है, तो इसलिए 3 मेट्रो और 1 ओरिएंट यहाँ पे। अल्लाह के बंदे, अगर पंजाब आप कहते हो कराची जो है 68% हमें रेवेन्यू देता हो, तो वहाँ का नहीं गया था। और शहबाज शरीफ साहब से ये पूछें कि 18वीं तरमीम के बाद अगर कराची के अंदर तरक्की नहीं हुई तो जिम्मेदार कौन है? पीपल्स पार्टी है ना। 18वीं तरमीम के बाद पिछले 13 साल से कंटिन्यूएशन के साथ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। तो जरदारी साहब वफाकी हुकूमत पे गुस्सा निकालने की बजाय जरा सूबाई हुकूमत पे बिलावल पे तनकीद करें कि भाई पिछले 13 बरसों में आपने अहले कराची को क्या दिया, कराची के मसाइल का क्या मुदावा किया, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आपने नहीं दिया। तो मसला ये है, एक सतह पे वो इमरान खान को टारगेट कर रहे थे, इनडायरेक्टली वो बिलावल को भी तनकीद कर रहे थे कि भाई कराची के अंदर ये जो इस वक्त सूरत हाल है उसके जिम्मेदार आप भी हैं, क्योंकि कराची इस वक्त एक ऐसी जगह बन चुका है जहां पीपल्स पार्टी ने उसको पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट किया है एमकेएम की वजह से, कि क्योंकि वहां ताकत एमकेएम के पास है, पीटीआई के पास है, पीपल्स पार्टी उनको डिस्क्रिमिनेट करती है। इस वजह से आज कराची जो है वो मिसाइलिस्तान बना हुआ है। अच्छा शफीक साहब, कल के जलसे में शहबाज शरीफ साहब जो थे वो वहाँ मौजूद थे और मरियम साहिबा जो थी वो अपने घर पे बैठी थी, उन्हें कोविड हुआ, अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। लेकिन कल एक बात क्लियर हो गई कि अब मुस्लिम लीग नून को अगर कोई लेके चलेगा तो वो शहबाज शरीफ होंगे, और शहबाज शरीफ का बिल्कुल क्लियर है रास्ता कि वो, उनसे सियासी इख्तलाफ हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, लेकिन पार्लिमानी निज़ाम जो है वो उसके पीछे चलना चाह रहे हैं और पार्लियामेंट की जो सुपरमेसी है उसको वो एक्सेप्ट करते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि अब अंदर के इख्तलाफात ख़त्म हो जाएंगे? देखिए मुस्लिम लीग नून के जो अंदर की बात इख्तलाफात है ना, 5 दिन पहले एक इजलास हुआ था जिसमें मरीम भी थी, ये भी शहबाज शरीफ भी थे और बाकी जो उसमें करेक्टर वो भी थे, मियाँ साहब वहाँ से, और उसमें मैंडेट दे दिया कि शहबाज शरीफ साहब अब रन करें पार्टी को, जिस तरह वो चाहते हैं करें। इसमें उन्होंने खामोशी मांगी मरीम की। जो 2-3 करेक्टर आपको पता है कि अब्बासी साहब और ये 2-3 करेक्टर तवातर से आते थे, उन्होंने फिर ये फैसला हुआ कि अब आप रन करें पार्टी को, क्योंकि अगला साल इलेक्शन का है। तो उन्होंने कहा लेट मी प्ले, तो उनको दे दी कि आप ये, मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, उनको दे दी कि आप ये प्ले करें। अब वो पार्टी के हायरार्की भी चेंज करेंगे, सारा सेटअप भी चेंज करेंगे। फिर मिफ्ताह इसमाइल को बना के लिए, मिफ्ताह इसमाइल जब वो गए तो मिफ्ताह इसमाइल इस्लामाबाद चले गए, उन्होंने फ़ोन करके बुलाया गया, फिर स्टेज पे तकरीर कराई उनकी। तो ये अब पार्टी को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने अपने हाथ के ले लिया। अब अपने बात की कि ये बाकी लोग क्यों नहीं आए। अब सब जो रन करेगा शो वो शहबाज शरीफ करेगा। बिल्कुल ठीक कहा सलमान साहब ने कि अब पार्लिमानी जो है वो स्ट्रेंथ चलेगी, वो जो पार्लिमानी सियासत है वो चलेगी।
ये जलसे जुलूसों को ये सियासत वो नहीं चलेगी। अच्छा, और ये अब अगर इशू अपना क़यादत आ गई है शहबाज शरीफ के पास, हाँ फिर उसमें यह भी हुआ कि अगला प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट शहबाज शरीफ होगा। अच्छा, उस मीटिंग में ये भी हो गया कि ये करेगा। फिर आगे टिकटों की तकसीम है। नवाज शरीफ ने कहा कि भाई आप ये अपना भूल जाओ जलसे जुलसे, अब अगला साल इलेक्शन का, इलेक्शन की तैयारी करो, इलेक्शन की तमाम तैयारी अजला करो, में जाओ, बिल्कुल। तो ये करो। और ये आपस में ये जो खेल रहे हो ना जलसे जलसे, पीडीएम की ये आए और अजला में जलसे कराएं। सलमान, वन शॉर्ट क्वेश्चन, उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि अगले उस पर जाएं। कल शायद खाकान अब्बासी को भी खिताब नहीं करने दिया गया, जो कि कहा जाता है कि मरियम के एक स्पोक्समैन है, उनको भी रोक दिया गया। सो इट्स क्लियर नाउ कि शहबाज शरीफ विल लीड द पार्टी। देखिए, ये कह तो दिया आपने एडमिनिस्ट्रेटिवली कि जी शहबाज शरीफ इस वक्त पार्टी को लीड करेंगे, लेकिन मसला ये है कि जब तक ये जो मरियम ग्रुप है या नवाज शरीफ ग्रुप है ये इतनी आसानी से विड्रॉ नहीं करेगा। मैं आपको बताऊं कि मरियम इस बात पे खामोश होकर बैठ जाए कि अगली दफ़ा पार्टी की क़यादत भी शहबाज शरीफ करेगा, प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट भी वो होगा, उनके लोगों को साइडलाइन कर दिया जाएगा। अब आप देख लीजिए ना कि जो मरियम के करीबी साथी थे आहिस्ता आहिस्ता आपको मंजर पे नजर नहीं आ रहे। तो मुझे लगता है कि ये मुज़ाहमत या बगावत जो है ना, ये पार्टी के अंदर भी मौजूद है, खानदान के अंदर भी मौजूद है। इस वक्त बहरहाल शहबाज शरीफ अपने आप को पेनिट्रेट कर रहे हैं, लेकिन वो किस हद तक कामयाब होंगे ये आने वाला वक्त साबित करेगा। 51% है खवातीन की तादाद पाकिस्तान 48% भी कहते हैं, 49 ऑलमोस्ट चले 50-50 कर लें। अगर कोई सियासी जमात 50% जो वोट बैंक है उसको ये कह देते हैं कि जी आपकी तो अहमियत ही कोई नहीं है, आपकी तो हैसियत ही कोई नहीं है, तो पीछे क्या रह जाता है। और दूसरी बात यह कि हम ऑलवेज वी रिस्पेक्ट खवातीन का, हम एक एहतराम करते हैं, और जिस कौम के धारे में, सियासी धारे में खवातीन नहीं होती, उस कौम की क्या हैसियत रह जाती है। इससे इनकी सोच का भी पता चलता है कि ये कहाँ पे खड़े हैं और क्या सोच रहे हैं। शिवक साहब, मैं आपसे कमेंट चाह रहा था, फिर मैं अगले उस पर जाना चाहता हूँ। ठीक, आप कह रहे हैं कि खवातीन को इनमें पाबंदी लगा दी। कितनी खवातीन आई? 10-12 के करीब। चले मैं आपकी बात मान रहा हूँ, 20 आई। यानी आप खवातीन को मना, वो भी जब शहबाज शरीफ आए तब उनके साथ आई, बाकी कोई खातून ने वहाँ जाना गवारा नहीं किया। अगर आप 51 पर या 50% अपना जो सेगमेंट है सोसाइटी का उसको इग्नोर करोगे तो खसारा में आप रहोगे। वो जो JUI के एक रहनुमा सुमरो साहब, उन्होंने बाकायदा पहले उन्होंने कहा तरदीद की, नहीं हुआ, फिर शॉर्ट एक शॉर्ट सुनाऊं आपको उनका सोमरो साहब का शॉर्ट सुनते फिर उस पर बात करते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। इत्तफाक राय से PDM की जमातों ने फैसला किया है कि कल के जलसे में ख़वातीन नहीं होंगी। उसका बुनियादी वजह लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो इस वक्त मुल्क में ख़ास तौर पर है, कोरोना की जो बढ़ती हुई सूरत हाल है, छोटे छोटे बच्चे। अच्छा, आपने सुन लिया। मैं चाह रहा हूँ क्योंकि रनडाउन बहुत तवील है और हम इसमें फंस के रह गए। जो जवाब उन्होंने औरतों के हवाले से बनाया है ना, कोविड के वजह से सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में, ये तो सवाल फिर मर्दों पे भी आता है। मर्दों की वजह, मर्दों में भी तो कोविड जा सकता है ना, और ये सिक्योरिटी का इशू वहां पे भी आता है। लेकिन कौन सा कोविड है जो सिर्फ औरतों को लगेगा? मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि PDM में शामिल तमाम जमातें ये कहेंगी हमारा फैसला नहीं था, ये JUI का फैसला था। अब सवाल ये है कि आप एक बड़ी स्लॉट को जब बाहर निकालते हैं तो आपका एक तासुब नजर आता है ना औरतों के बारे में, कि आप उनकी पार्टिसिपेशन के बारे में, उनकी एम्पावरमेंट के बारे में, उनको इंगेज करने के बारे में आपका एजेंडा क्या है। और बदकिस्मती ये है कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर इनकलाब लाना चाह रहे हैं, और उस इनकलाब की आधी फीसद आबादी जो है उसको आप बाहर निकालकर आप इनकलाब लाने की बातें कर रहे हैं। तो ये एक डिसअपॉइंटमेंट है JUI की और PDM की ओवरऑल पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट। राना साहब, मैं इस हवाले से ऐड करना चाहूँगा कि PDM के इजलास में इस पर जब ये हुआ ना कि खवातीन नहीं आएंगे, तो मरीम नवाज चीखी, और फिर जो इनके जो तारड़ साहब हैं, क्या नाम है, उन्होंने कहा जी इसको ना आप तालिबान ना बनाएं, तालिबान वहाँ, तालिबान यहाँ ना बनाएं। और एक और मैं चीज़ ऐड कर दूँ कि नवाज शरीफ ने ख्वाहिश, नवाज शरीफ के ख्वाबे मशहूर है ना, उसने कहा यार मुझे पालक, अवैध शायद होने के मुझे पालक गोश्त भिजवाएं। जब मैं आपके वाले साहब के साथ था तो मुझे पालक गोश्त बड़ा याद आ रहा है, तो मुझे पालक गोश्त लंदन भिजवाएं। अच्छा, लंदन भिजवाएं। PDM की इजलास में देखें तो ये बातें हो रही हैं। ठीक है। अच्छा सर, बिलावल भुट्टो और फजलुर रहमान साहब ने कल एक दूसरे पे बड़े बराह रास्त इल्ज़ाम लगाए। ये जो सियासत है क्या इतनी कैलस होती है कि ये कल तक दोनों एक प्लेट में खाना खा रहे थे, कल तक ये दोनों एक स्टेज पे थे। फजलुर रहमान के बहुत प्यारे थे बिलावल, और बिलावल के बहुत प्यारे थे फजलुर रहमान, और जनाब अली मिलके इनकलाब लेके लाना चाह रहे थे। और जैसे ही बिलावल ने अपनी राह अलहदा की तो दोनों एक दूसरे के सामने तलवार लेके खड़े हो गए। मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, ये सियासत के नाम पर, जमहूरियत के नाम पर, कानून की हुक्मरानी के नाम पे, आइन के नाम पर ये जो सारे शो करते हैं ना, हम एक हैं, असल में ये अपने मफादात के लिए एक होते हैं।
और जहां जहां इनका अपना मफाद होता है वहां ये एक दूसरे को डोमिनेट करते हैं, और जहां इनका मफाद होता है कि एक दूसरे को नीचे दिखाना है, लेट डाउन करना है, वहां ये दिखाते हैं। अब आप मुझे बताइए ना, पीपल्स पार्टी की जो सियासी फिक्र है वो कहां खड़ी है और मौलाना फजलुर रहमान की सियासी फिक्र कहां खड़ी है? जमीन आसमान का फर्क है ना। लेकिन दोनों का मफाद यह था कि किसी तरीके से इमरान खान की हुकूमत को चलता किया जाए और अपने आप को एक मुतबादल क़यादत के तौर पे पेश किया जाए। अब ये जो जमहूरियत का मरोड़ उठता है फजलुर रहमान को, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सारी उम्र वो एस्टैब्लिशमेंट की मदद से सियासत करते रहे हैं। अब इस वक्त क्योंकि वो फासले पर हैं एस्टैब्लिशमेंट से, तो उनको लगता है कि अच्छा हम जमहूरियत का झंडा उठा लेते हैं, हम इस्लाम का झंडा उठा लेते हैं। कौन सी जमहूरियत है जिसमें आप खवातीन का हक जो है? की जमहूरियत यह है कि पैसे बनाओ और ताकत हासिल करो, यानी आपको पेट्रोल पंप के लाइसेंस भी मिलने चाहिए, आपको जो है कंस्ट्रक्शन कंपनियों के ठेके भी मिलने चाहिए, कश्मीर कमेटी की सरबराही भी मिलनी चाहिए। ये जो सारी सियासत फजलुर रहमान चार्टर तैयारे में आप उड़े और माशाल्लाह उनका एजेंडा क्या था कि किसी तरीके से ये पार्लियामेंट ना चले और पार्लियामेंट में लोग जाए ना। ये कौन सी जमहूरियत है जिसमें खवातीन का ही जो आप उनका हक है आप वो सलब कर रहे हैं और कह रहे हैं हम जमहूरियत और इनकलाब लाओ, आओ लोगो हमारे साथ चलो? इक़्तिदार का कोई दोस्त नहीं होता, बाप बेटे को, बेटा बाप को, और इसी तरह जो खूनी रिश्ते खत्म हो जाते हैं। अब बिल्कुल ने ठीक पॉइंट आउट किया कि ये इक़्तिदार की जंग है, ये और कोई भी नहीं है। अब बिल्कुल ने कहा ना कि ये फजलुर रहमान साहब हर हुकूमत में रहे हैं, अब तक हुकूमतें लेने सिवाय इस हुकूमत के हर हुकूमत के असर रहे हैं। तो भाई ये इक़्तिदार का यार, इक़्तिदार के लिए वो किसी को कुर्बान कर देंगे। इक़्तिदार के लिए एक वक्त आएगा, ये लिख लें मेरी बात के, मुस्लिम लीग नून को भी कुर्बान कर देंगे। को भी पता है इस अभी बात का। पीपल्स पार्टी को कुर्बान किया है, फिर माजी में जमात इस्लामी के साथ जो कुछ किया इन्होंने मजलिस अमल में, तो ये इनका फजलुर रहमान साहब का एक ही मुद्दा है कि मैंने इक़्तिदार में रहना है, और उनको तड़प उनके पेट में मरोड़ इसलिए उठ रहे हैं। बल्कि उन्होंने एक दोस्त के जरिए पैगाम दिया था कि मेरी तो इमरान खान से भी सुलह करा दे, मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं है, हमें मिलकर इक़्तिदार करने चाहते हैं। बस वो चाह रहे हैं कि उन्हें पावर मिले, और पावर ये इमरान खान ने सही नब्ज पेशानी कि भाई नहीं ये बंदा ठीक नहीं है। जो देखें जो सब, बल्कि मुझे आपकी कोटेशन याद आ रही है, जो सबके साथ होता है वो मुनाफिक होता है। कहीं तो खड़ा हो ना इंसान। और दूसरी बात ये कि खान साहब का तो पहले दिन से क्लियर है एक विजन कि वो मौलाना फजलुर रहमान ने पिछले एक अरसे से कश्मीर कमेटी के वो चेयरमैन है। क्या किया उन्होंने? एक बंदा आया, एक तब्दीली आई कश्मीर कमेटी की, हम कश्मीर का जो क्रिकेट टूर्नामेंट है पूरी दुनिया में खलबली मच गई। अच्छा मैं ज़रा चाह रहा था कि आप थोड़ा अफगानिस्तान की तरफ चलते हैं, और एक पैकेज है, पहले मैं एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ, फिर मैं उस पर बात करूँगा। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में अमरीकी ड्रोन हमले में एक मुबैना खुदकुश बमबार हलाक हो गया। फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP के मुताबिक अमरीकी सेंट्रल कमांड के तर्जमान ने हमले की तस्दीक करते हुए बताया कि ड्रोन हमले में एक खुदकुश बमबार की गाड़ी को निशाना बनाया गया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक खुदकुश बमबार का ताल्लुक दाइश खरासान से था, जो कि काबुल एयरपोर्ट पर हमला करने जा रहा था। अमरीकी खबरसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक तर्जुमान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने भी हमले की तस्दीक करते हुए बताया कि अमरीकी हमले में एक मुबैना खुदकुश हमला आवर को निशाना बनाया गया है। दूसरी तरफ काबुल में ही एक मकान पर रॉकेट हमला हुआ है। अफगान मीडिया ने दावा किया है कि हमले में 7 अफराद मारे गए। 3 रोज कबल भी काबुल एयरपोर्ट धमाकों से गूंज उठा था, जिसमें 13 अमरीकी फौजियों और 2 बरतानवी शहरियों समेत 170 से ज्यादा अफराद हलाक हुए थे। इन धमाकों से कबल अमरीकी सदर जो बाइडन ने हमले का अलर्ट जारी किया था। शफीक साहब, अब तो ऐसा लगता है कि अमेरिका जो है वो परेशान है, बौखलाया हुआ है, और वो ये तवक्को नहीं कर रहे थे कि तालिबान इतनी तेज़ी से चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे और इतनी तेज़ी से हालात को काबू में कर लेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। ये आप अभी काफ़ी कुछ करने को है। देखें ये स्विच ऑफ नहीं क्या ऑन ऑफ किया हो जाएगा, बल्कि जो अपना इसमें अफगानिस्तान में जो एक नई जंग नज़र आ रही है। अब दाइश आ गई, और फिर एक देखें एक किसी भी सोसाइटी में, मुल्क में एक मुताहरिब ग्रुप उठता है ना, तो बाकी भी जाग जाते हैं। बिल्कुल, जो आपके मुखालिफ ग्रुप में वो भी जाग जाते हैं। अब दाइश उठी है, अब जनाब शुमाली अफगानिस्तान से लोग उठेंगे, और फिर अब इस तरह, क्योंकि ये एक एथनिक ग्रुप है ना, इसमें मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ फ़िरक़ों के लोग हैं। गो के तालिबान ये कोशिश कर रहे हैं कि तमाम फ़िरक़ों को, तमाम ग्रुपों को लेके आएँ, लेकिन बहुत ही अपहिल टास्क है। अगर वो अपना इसकी जो दाइश है उसको खुदा न खासा शामिल करते हैं तो पूरी दुनिया चीज़ फूटेगी। आप क्या कर रहे हैं? और दाइश जो है ये जिसने कल भी एक हमला हुआ वो अमेरिका ने नाकाम बनाया,
तो ये हमले जारी रहेंगे और मुझे खदशा है कि कोई एक नई जंग में ना अपना पड़ जाएं और पूरी दुनिया को, जैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा है, कल फवाद साहब का ये था कि भाई आप पूरी दुनिया अफगानिस्तान को साथ ना छोड़े, उसका साथ दे। खुदा ना महमूद यूसुफ तो यहाँ तक कह दिया है कि कल को एक और 9/11 ना हो जाए। पूरी दुनिया को इसके कंधे से कंधा लगा गए और वहाँ पीस के लिए, वहाँ अमन के लिए, वहाँ के डेवलपमेंट के लिए साथ चलना चाहिए। फिर ना कहना कि सानू खबर ना हुई, खुदा ना खासा अल्लाह ना करे कोई और वाक़या हो जाए। अब सलमान, जो अमेरिका इस वक्त कर रहा है वो तो ऐसे लग रहा है कि जैसे वो वहाँ से मार खा के भाग गया, बराह रास्त जंग कर नहीं सकता, अब वो ड्रोन फेंकता है और जब भेजता है और भेज के वो करता। कल सिविलियन मरे, बच्चे भी मरे। तो अमेरिका क्या अब अपना जो ज़ख्म है जो वो चाटता फिर है, अब वो इस तरह बदला लेगा? देखिए ना, मसला ये है कि पूरी दुनिया में एक परसेप्शन तो बिल्ड हुआ है ना कि अमेरिका समेत जो 40 ममालिक की ख्वाहिश थी वो नाकाम हुई है। नाकाम हो गई। अच्छा, उस नाकामी का मलबा जो है जो अमेरिका के ऊपर पड़ रहा है ना, क्योंकि वो लीड कर रहा था ना, अब उसका कोई रद्द अमल तो आएगा ना, उसका कोई एक्शन तो आपको नजर आएगा ना, उसके कुछ रिफ्लेक्शंस तो नजर आएंगे ना। अब आप ये देखिए कि वो कुव्वतें जो अफगानिस्तान को सबोताज करना चाहती हैं, वहाँ पीस प्रोसेस को तबाह करना चाहती हैं, वो मुतहरिक होंगी हैं। अब मैं आपको बताऊं, ये जो दाइश है इसका जो फैलाव हो रहा है, इसके पीछे भी ताने बाने देखे ना कौन लोग हैं, कौन बड़ी बड़ी आलमी ताकतें जो उनको स्पॉन्सर्ड करती हैं, कौन उनको अफगानिस्तान के अंदर उतार रहा है, उसका पीछे एजेंडा क्या है। वजह एजेंडा ये है कि जो अमेरिका का एजेंडा था अफगानिस्तान के अंदर वो तो नाकाम हुआ, अब तालिबान आ गए। अब उस सूरत में आप उसको सबोताज कर रहे हो। मैं फिर बार बार ये बात करता हूं, हमेशा से जो इंडियन नेक्सस है, जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अफगानिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइजेशन करना चाहता है। और अब वो एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है जहां वो ये परसेप्शन को बिल्ड कर सके कि तालिबान नाकाम हो चुके हैं, अफगानिस्तान अनस्टेबल है और आलमी ताकतों को इसका एक मुतबादल प्लान सोचना पड़ेगा जो इस वक्त अफगान हुकूमत सोच रही है। रशीद साफ़ी साहब सीनियर सहाफ़ी है और वहाँ अफगानिस्तान में मौजूद है, अपनी आंखों से सारी चीज़ें देख रहे हैं। मेरा ख्याल है उनसे बात करें। रशीद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रशीद साहब, जो कल हमला हुआ उससे पहले भी हमला हुआ और ये कहा जा रहा है ये दाइश के लोग हैं, तो 20 साल से ये 40 मुल्क वहाँ पे मौजूद थे, तब ये दाइश को क्यों नहीं ख़त्म कर सके? अचानक ये दाइश पैदा हो गई और उसके नाम पे इनको मौका मिल गया कश्तो खून करने का, सिविलियंस को मारने का। बहुत शुक्रिया। दरअसल दाइश की मौजूदगी अमेरिका और नेटो जब अफगानिस्तान में मौजूद था तो उस वक्त भी इंतहाई वाज़ेह थी, और जो एक कशमकश जारी थी वहाँ की मुसल्लह ग्रुपों के बीच में, तो उसमें दाइश बहुत नुमाया रहा था कुछ मुद्दत तक। बाद में तालिबान जो वहाँ पे उनकी मुसल्लह ग्रुप तालिबान की जो मौजूद था वहाँ उनकी डोमिनेंसी कायम हुई और दाइश पस मंजर में चला गया था कुछ मुद्दत के लिए। इनके जो लीडर थे अफगानिस्तान खुरासान ग्रुप के, उमर खुरासानी के नाम से, उनको NDS और अमरीकी अफवाज ने गिरफ्तार कर दिया था। और कुछ मुद्दत पहले जब तालिबान की गिरफ्त मजबूत हुई तो ये इत्तलात है कि वो किसी अक्तूबत खाने में मारे गए और उसके बाद जो दाइश का वजूद था एक दफ़ा फिर सरगर्म हुआ। लेकिन आपकी बात इस लिहाज से दुरुस्त है। साफ़ी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। साहब हमें आप ये बताएं, आप काबुल में मौजूद हैं तो लेटेस्ट सिचुएशन क्या है हुकूमत साजी के हवाले से, जो ग्रुप इकट्ठे हो रहे हैं उसके हवाले से, फिर दाइश का जिक्र किया आपने, तो क्या ये अफगानिस्तान में कोई एक और जंग तो नहीं देख रहे? बहुत शुक्रिया। मैं काबुल से वापस, काबुल तो मैं नहीं हूँ, इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हूँ, लेकिन जो हमारी इत्तलात है वहाँ पे हमारी फोर्सेज है तालिबान क़यादत से मुसलसल राब्ते में हैं, और बाकी जो वहाँ पे सहाफ़ी ज़राए हैं उनसे भी हमारी मुसलसल गुफ्तगू और इस हवाले से इत्तलात हमें ताज़ा मिल रही है। जंग तो बाकायदा मेरे ख्याल में अब एक दूसरे जंग का आगाज़ हो चुका है। सर से तालिबान एक फातह की सूरत में दाखिल हो चुके हैं और वो मुताजी के इंतहाई अहम मरहले में दाखिल है इस वक्त, और लोया जिरगा तशकील तकरीबन आखिरी मराहिल में है। कल हिकमतयार की इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार था तालिबान को, क्योंकि आप जानते हैं कि तालिबान के अलावा इस वक्त जब किसी के पास एक मुनज़्ज़म फोर्स है
तो वो हिज़्ब इस्लामी है। अच्छा रशीद साफ़ी साहब, अस्सलाम वालेकुम, सलमान आबिद बोल रहा हूँ। ये बताइए कि जो इस वक्त अफगानिस्तान का ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट है, इसमें आप भारत के रोल को किस तरह से देख रहे हैं? भारत का रोल जो इस वक्त है वो पहले भी एक स्पॉइलर था और इस वक्त वो एक डेस्परेट स्पॉइलर है। भारत ने अशरफ गनी के दौर में 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी की थी और उसका मकसद तालिबान या अफगान अवाम की फलाह बहबूद नहीं बल्कि अपनी प्रॉक्सी वार के लिए जमीन हमवार करना था। आपको पता है कि भारत ने इन 5 सालों में अफगानिस्तान में 3 अरब रुपए के 3 अरब डॉलर के हिसाब से तकरीबन 400 बड़े प्रोजेक्ट वहाँ पे मुकम्मल करने की कोशिश की थी, जिसमें अफगानिस्तान के पार्लियामेंट की बिल्डिंग तक हिंदुस्तान ने बना के दिया था। लेकिन उनका ज्यादा फोकस तो उस वक्त अमरुल्लाह सालेह और डॉक्टर अशरफ गनी वाला पे था कि पाकिस्तान अनासर की जानिब था। बहुत शुक्रिया रशीद साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। खासी उन्होंने इस हवाले से बात की क्योंकि वो बराह रास्त अफगान अमूर से, अच्छा हमें तो मुझे ये था कि शायद वो अफगानिस्तान में लेकिन वो पाकिस्तान में, लेकिन अफगान अमूर को डील करते हैं, बहुत करते हैं, इसलिए उनको सारी चीज़ों का साहब एक बड़ी दिलचस्प खबर आपसे दोनों से शेयर करने। देखिए भारत अपने आप को बड़ा जमहूरियत पसंद, बड़ा सेकुलर करार देता है और कहता है जी हमसे बड़ी जमहूरियत दुनिया में कोई नहीं। आलम यह है कि नजवत सिंह सिद्धू के जो मुशीर हैं उन्होंने कहीं एक बयान दे दिया और उन्होंने कहा कि जी कश्मीर एक आज़ाद इलाका है और भारत ने उसके ऊपर तसल्लुत कायम किया और मुतनाज़ा इलाका है। उन्होंने कहा जी ये इन्होंने 370 और 35(1) की जो मनसूखी है ये भी आइन के ख़िलाफ़ है। उसका नतीजा ये हुआ कि उनके पीछे पड़ गए और पढ़ने के बाद ये हुआ कि उनको मजबूरन मुस्तफ़ी होना पड़ा। रिपोर्ट दिखा दूं मैं, उसके बाद मैं फिर आपसे कमेंट्स लूँगा। खुद को सेकुलर करार देने वाला भारत नवजोत सिंह सिद्धू के मशीर का एक सच बर्दाश्त न कर सका। नवजोत सिंह सिद्धू के मशीर मलविंदर सिंह माली को कश्मीर से मुतालिक बयान देना महंगा पड़ गया। अपने ट्विटर पैगाम में मलविंदर सिंह ने लिखा कि कश्मीर एक अलग रियासत है और भारत इस पर काबिज है, जबकि कश्मीर का फैसला कोई और नहीं सिर्फ कश्मीरी ही करेंगे। सोशल मीडिया पर सच लिखने की देर थी कि भारतीय मीडिया पर जैसे तूफान आ गया हो। नवजोत सिद्धू के मशीर को लेने के देने पड़ गए। इंतहा पसंद हिंदुओं और सियासी जमातों की जानिब से मलविंदर सिंह के बयान को आड़े हाथों लिया गया। भारत के टीवी टॉक शोज में किसी ने नवजोत के मशीर को गद्दार करार दिया तो किसी ने पाकिस्तानी एजेंट का इल्जाम लगाया। सबसे बड़ी नाम निहाद जमहूरियत के दावेदार भारत की बड़ी सियासी जमात कांग्रेस के पंजाब के सदर के मशीर को इस्तीफा देकर अपनी जान छुड़ानी पड़ी। जान तो छूट गई उसकी, लेकिन आप समझते हैं कि भारत की जान छूट जाएगी इन हरबों से? अब देखें, अब उनके अंदर से आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं और पहले सिद्धू तो पाकिस्तान आया तो उसमें भी ये काफ़ी लेदी हुई, लेकिन देखें कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, उस पर अब अंदर से आवाज़ें, और ये कांग्रेस के बड़े अहम रहनुमा थे और उन्हें एक ये बयान दे के एक स्टेयर क्रिएट कर दिया और पूरा भारत इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर और नीचे इनके CM है पंजाब के वो और पूरा मीडिया उनके पीछे पड़ गया। अब ज़रा सियासतदान तो मैटर नहीं करते, मीडिया जो इशू उठाता है उसमें सारे वो बोलते हैं। तो मीडिया ने उसको इतना अंडर प्रेशर कर दिया कि उसको इस्तीफा देना पड़ गया। भारत का पहले मैं कहता था शर पसंद है, अब वो झूठा भी है, यानी सच बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपके अपने बंदे सच बोल रहे हैं कि कश्मीर डिस्प्यूटेड एरिया और आपने वहाँ गासिब कब्जा किया हुआ है, तो बजाय कि उसको अपना पॉजिटिव लें और जो अपनी कोई सफ़े दुरुस्त करें, आप अपने आप का चेंज करें, आपने जनाब एक प्रेशर डाल के उस बंदे को ही फारिग करा दिया। यानी सच बर्दाश्त नहीं, जितना झूठ वो बोल रहे हैं, जितना झूठ वो उनको रास आता है, सारे झूठ में भी एक बंदा भी सच बोले तो वो भी उनसे बर्दाश्त नहीं होता। बड़ी अपनी जमहूरियत सो कॉल्ड है, उसमें एक बंदा भी अगर अपनी आवाज उठाता है तो वो उनको काबिल कबूल। अब मैं यही बात में जो हमारे यहाँ जो है ना वो सो कॉल्ड जो लिबरल्स हैं वो इंडिया का गुण गाते हैं और कहते हैं ये वो, तो वो भी सबक सीखें कि अपने मुल्क को प्रमोट करें। अगर वहाँ एक बंदा बात करे तो वो भी इसको अपना इंडिया का गुण भी खाते हैं और धन भी खाते हैं। सलमान साहब सर मैं आपसे कुछ और बात करना चाह रहा हूँ। देखिए एक रिपोर्ट आई इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में जो भारत ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स है 27वें से 53वें नंबर पे चला गया। अच्छा, और उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो मोदी है वो जहर कातिल है भारत के लिए
मुसलमान, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, तमाम अक़लियतें। जो जितनी अक़लियतें हैं वो सब अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। देखिए, और सिर्फ- आरएसएस की जो मेंटेलिटी है वो अब सर चढ़ के बोल रही है। देखिए आप साराना साहब, बात यह है कि ये सिर्फ इंटरनेशनल दुनिया में जितने भी ह्यूमन राइट्स के इदारे हैं ना, जी। जो खास तौर पे ह्यूमन राइट्स को मॉनिटर करते हैं, रिलीजियस फ्रीडम को मॉनिटर करते हैं और वहाँ की जो एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम है उसको मॉनिटर करते हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि इस वक्त मोदी ने जो हिंदुआता के नाम पे भारत को एक ऐसी तकसीम में डाल दिया है जहां वो अपने मुखालिफ एजेंडे को बिल्कुल कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। सलमान, मैं मसलन- जी। बस लाइन पे ले लूं, जी, आपकी आपने- बात करूंगा। मीर ताहिर मसूद साहब हैं, सीनियर रहनुमा ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, वो लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैं अभी आपकी तरफ आ रहा हूं, सलमान साहब की बात जरा कंप्लीट हो हाँ जाए। जी, तो मैं ये कह रहा था कि उन्होंने भारत के अंदर जो मोदी ने हिंदुआता के नाम पे तकसीम की है ना, उसमें उनका शायर भी, उनका अदीब भी, उनका दानिश्वर भी, उनका मीडिया भी, उसने सबको तकसीम कर दिया। फनकार भी बाहर और आए। सर आप अंदाजा लगाइए, मोदी ने और आरएसएस के लोगों ने कहा कि जिसने मोदी का और हिंदुआता का एजेंडा कबूल करना है सिर्फ वही भारत में रह सकता है, उसके अलावा सबको भारत से निकाल दिया जाएगा। आमिर खान ने तो उसने- भारत छोड़ने का ऐलान उसने कर दिया था। मुसलमानों के साथ साथ उन्होंने हिंदुओं को भी वार्निंग दी कि जिनको शौक है पाकिस्तान से दोस्ती का, जिनको शौक है मुस्लिम दोस्ती का, वो भी यहां से निकल जाएं। तो ये जो तकसीम उन्होंने पैदा की है, उसकी वजह से आज भारत की जो जमहूरियत है उसके अंदर जो आपने भी उनका इंडेक्स बताया, उसमें 3 रीजन बताई हैं। एक, उन्होंने कहा मुसलमानों के साथ जो सलूक किया गया है, एक मसीहों के साथ जो सलूक किया गया है और सिखों के साथ जो सलूक किया गया है। और कहा गया है कि आपको याद होगा वो जो शहरी बिल आया था उसमें भी जो हिंदुआता के नाम पे तकसीम पैदा की गई। तो ये जो भारत का जमहूरी इंडेक्स नीचे गया है, उसकी बड़ी वजह यह है कि वो एक सेकुलर सियासत से, जमहूरी सियासत से ज्यादा निकलकर एक हिंदुआता की सियासत के ऊपर जब की आ तरफ रहा जा है, रहा है। तो उसकी वजह से ये आपको रिफ्लेक्शन नजर आ वो रहा है। इंडेक्स में भारत इस वक्त मोज़म्बिक और क्या कहते हैं इस लेवल के जो जी, जी, लोग हैं ना, बिल्कुल, उस लेवल उनके पे आ साथ है। मीर ताहिर मसूद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, अस्सलाम। हमने बात तो आगाज की थी कि नजवत सिंह सिद्धू के जो मुशीर थे उन्होंने एक ट्वीट किया कश्मीर के हवाले से और उन्होंने भारत को लताड़ा। और बल्कि मैं समझता हूँ, मैं सलाम पेश करता हूँ उस बहादुर आदमी को जिसने भारत के अंदर घुटन की फिजा के अंदर एक सच बोला। आप समझते हैं कि कश्मीर जो है वो भारत के अंदर भी जो एक दानिश्वर तबका है, लिबरल है, बहुत बड़ी तादाद कश्मीर के जुल्म पे आप लोगों के साथ खड़ी है। बिल्कुल, हम इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि इसलिए कि उन्होंने सच बोला है। सच ये है कि कश्मीर वाज नेवर द पार्ट ऑफ इंडिया। एक तो ये है। अब अगर कैप्टन अरविंदर सिंह जो है उसको अगर ये बुरा लगा है तो क्या बुरा लगा है? देखिए, अगर आप देखेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर जो मोदी की पहली जो सरकार आई थी 2013-14 के अंदर, उस वक्त जो वहाँ का जो इंटेलेक्चुअल तबका था, चाहे वो सहाफत से वाबस्ता हो, चाहे वो जुडिशरी से रिटायर्ड पर्सनैलिटीज का हो, इवन की रिटायर्ड जनरल्स भी, जब उसने वहां पर तकसीम की है, जिस तरह की मेरे भाई कह रहे थे कि हिंदू तवा को प्रमोट करने के लिए, उसके अगेंस्ट में वो आए हैं और उन्होंने अपने अवार्ड्स भी वापस कर दिए। सवाल ये है कि अगर एक रियलिटी है, एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट है जिसको जम्मू व कश्मीर कहते हैं, एजेंडे पर अभी भी शामिल है, तो अगर कोई बात करता है तो आग बगोला होने की क्या बात है? नवजीत सिंह सिद्धू जब यहाँ आए थे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की उसमें सेरेमनी में, अगर उसने यहाँ पर वो एक बात की है कि सिखों का ये जो यहाँ पर मुकद्दस मकामात है वहां पर उनको एक कॉरिडोर चाहिए, उनको दी जाए, तो उस वक्त आर्मी चीफ ने और प्राइम मिनिस्टर ने उनको कहा बिल्कुल हम तो हर एक रिलीजन को प्रोटेक्शन देते हैं, उसको एहतराम करते हैं। अगर यहाँ पर सिखों का ये एक बहुत ही मुकद्दस जगह है तो बेशक, और आपने देख लिया। जी बिल्कुल बिल्कुल मीर साहब, बस एक सवाल छोटा सा मैं चाह रहा हूँ आपसे जल्दी से उसका जवाब ले लूँ। आप तो चूंकि मकबूजा कश्मीर के साथ आपके राब्ते हैं और आप बाखबर हैं वहाँ के हालात से, आप समझते हैं कि अभी वहाँ कश्मीरी जो हैं वो अपने पूरे ताकत के साथ खड़े हैं और भारत जो है वो नाकाम हो गया, वो जो उसका प्लान था कि वो फौज के ज़रिए कश्मीरियों के जज्बात को और उनके हक़ खुर इरादत को कुचल सकता है? देखिए, आपने देख लिया है कि 2019 से लेकर आज तक अब दो साल से ज्यादा अरसा हो गया है, तकरीबन 10 लाख फोर्सेस वहां पर मौजूद है और 80 लाख लोगों को यरगमाल बनाया हुआ है। क्या तहरीक
वो दबाने में या कुचल में कामयाब हो गए। रोज वहां पर वो शहादतें होती है कश्मीरियों की, लेकिन फिर भी वो सड़क पर आके कहते हैं कि हम क्या चाहते हैं, आजादी। मुकम्मल यौम स्याह मनाया है तमाम तर उसके बावजूद। जब कोई तहरीक अवाम के जुलूम में हो और वो जनरेशन दर जनरेशन लोगों में मुंतकिल होती हो। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आपकी तहरीक जो है वो बड़ी मिसाली, और देखना आपके जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, वो पत्थरों से टैंकों का मुकाबला कर रहे हैं। या आपको मैं अप्रिशिएट करते हैं, बहुत बड़ी तहरीक चला रहे हैं। अच्छा, इंडिया दावा करता है कि उस दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है वो, और वहाँ पे एक आवाज़ जो नवजोत सिद्धू के मुशीर हैं, वो उसने कश्मीर के हवाले से सच बात की, उसको बर्दाश्त नहीं किया उन्होंने। देखिए, चाहे ये मालविंदर सिंह माली जो है, जो एडवाइजर थे नवजोत सिंह सिद्धू के, उसका बयान मैंने कहा कि कश्मीरियों ने में रात से ही सोशल मीडिया और दीगर जो मीडिया है उस पर अप्रिशिएट, उनके जो ट्वीट्स, उसके रीट्वीट्स आ रहे हैं कि उन्होंने ये एक हकीकत बयान की है। बहुत शुक्रिया मीर साहब, बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी के सबब आपसे तफसीली बात नहीं हुई, बड़ा मतलब थोड़ा सा रह गया। इंशाल्लाह किसी दिन फिर इस पे तफसीली बात करेंगे। मैं चाह रहा था अखबारात के जो आज के हमारे हैं जंग का, मैं इदारिया आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और वैसे तो सारा जंग ने जो लिखा है अफगानिस्तान के हवाले से लिखा है, लेकिन कुछ चीज़ों की तरफ उन्होंने कहा है, मैं 2 जुमले आपसे शेयर करता हूँ कि वो कहते हैं अब मामला मुकम्मल अमन व अमान की समत आगे बढ़ेंगे और इमारात इस्लामी अफगानिस्तान की यकीन दिलाने के मुताबिक इसकी सरबराही में तमाम तर अफगान नुमाइंदों और ग्रुपों पर मुश्तमिल एक मुतफ़िका अबूरी हुकूमत कायम होगी। लेकिन जो जंग का इदारिया है उसमें वो ये कह रहे हैं कि जो नए जंग के खदशात हैं वो मौजूद है, क्योंकि अब जिस तरह की दहशत गर्दियाँ हो रही हैं और ये वो सारा, उससे ऐसा लगता है कि कुछ फोर्सेस को तालिबान के खिलाफ खड़ा किया जाएगा। अंदर ये सवाल उठना शुरू हो गया है कि वो जो हम कह रहे थे ना पीसफुल ट्रांजिशन होगी, अब उनको लग रहा है कि सिचुएशन जो है थोड़ी सी वर्स्ट होती जा रही है और जंग की तरफ जा रही है। लेकिन इसका रेजोल्यूशन क्या है? इसका साराना साहब रेजोल्यूशन ये है कि जो आलमी ताकतें हैं बशमूल अमेरिका, वो अफगानिस्तान को इंगेज करें, तालिबान की हुकूमत को इंगेज करें और वहाँ एक स्टेबिलिटी के एजेंडे के तौर पर काम करें, और वो कुव्वतें जो अफगानिस्तान को सबोताज करना चाहती हैं, उसको डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, उनके खिलाफ वो एक महाज बनाएं। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मसला ये है कि अगर अफगानिस्तान में इस बार स्टेबिलिटी ना आई तो ये बिल्कुल ठीक कहा है डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कि 9/11 यहाँ पे जो भी शफीक अवान साहब ने कहा था वो हो सकता है। अब सूरत हाल ये है कि ये जो अलकायदा का उभार आ रहा है ना, इसको कैसे डील करना, ये आलमी ताकतों का बड़ा चैलेंज होना चाहिए। एक मुल्क 20-40 साल बाद आज़ाद हुआ है, पहले रशिया काबिज था, फिर अमेरिका आया, तो भाई उसको थोड़ा कुशन दो, थोड़ा टाइम दो। जब हमने आज़ादी हासिल की थी अंग्रेज़ों से, लाखों लोग शहीद हुए, बिल्कुल ऐसे ही उसको रिकॉल करो, फिर अपना मुल्क बनाया। किस तरह बनाया? रिंग के एक तिनका इकट्ठा करके हमने इतना बड़ा ये अपना घर बनाया। तो उन्हें मौका दें। ठीक है, एक जंग का आपने निशानदेही की, एक और जंग, उस जंग को भी अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन उन्हें मौका दें, उन पर ट्रस्ट करें। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि उन्हें मौका दें, आप उन्हें पूरी दुनिया साथ दे उनका। अदरवाइज मोहित साहब ने ठीक कहा कि फिर अल्लाह ना करे कि ऐसा हो जाए। अच्छा जी, मैं डॉन में आज मलिया लोधी साहिबा का एक कॉलम है, उसके कुछ अल्फाज जुमले में आपसे शेयर करता हूं। वो कहते हैं कि 3 years on the Imran Khan government is in a more comfortable position than it has been in the past. A divided opposition in the cause. वो उन्होंने कहा कि जो ये तकसीम है अपोजिशन की, देखिए उन्होंने 3 नुक्ते उठाए। पहला नुक्ता उन्होंने उठाया कि जो अपोजिशन है ये तकसीम हो चुकी है और ये अब कोई बहुत बड़ा थ्रेट नहीं है हुकूमत नहीं रहा, और इमरान खान की हुकूमत इस वक्त कंफर्टेबल है। एक बात तो उन्होंने की है। दूसरा, उन्होंने जिस तरफ निशानदेही की है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हुकूमत को कहा है कि वो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स पे और ख़ास तौर पे जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर रिफॉर्म्स होनी थी ना, उसको फोकस करें, उस पर ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि उसके नतीजे में गवर्नेंस ने इंप्रूव होना है। और तीसरा, उन्होंने कहा कि ये जितने गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए, लाइक एहसास प्रोग्राम का है, सेहत कार्ड का है, किसान कार्ड है, ये उन्होंने कहा कि अच्छे इनिशिएटिव है, इससे हुकूमत को एक काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। नहीं, मैं चाह रहा हूँ क्योंकि 2 मिनट है, 2 चीज़ों पर आपसे बात। कल पीटीवी ने पीडीएम के जो जलसा है उसकी कवरेज की, उसके ऊपर बड़ा टॉप ट्रेंड रहा। मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमाओं ने ओन साहब को कहा, जी बड़ी बात है, मारूफ जर्नलिस्ट हैं, ओन साई को कहा कि जी आप बड़ा अच्छा किया। उन्होंने कहा जी ये चौधरी फवाद साहब के हुक्म पर हुआ। एक अच्छा पॉजिटिव साइन है कि पीटीवी ओपन हो रहा है, खुल रहा है, अपोजिशन को भी जगह दे रहा है। देखिए लेकिन अपोजिशन जो है वो जगह नहीं दे रही है, ना हमें दे रही है ना वो उन्होंने अपना कुंडी ला ली अंदर से ना, वो नहीं दे रही। फिर देखें आपने जो डॉन के टोल की बात की ना, वो सब यही कह रहे हैं कि भाई आप अपना
क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जो पोजीशन कर रही है वो एक पंजाबी के ना कोने रोज के बह गई है। फिर जिन्होंने अपना अगला कहा है कि हुकूमत रिफॉर्म्स करे। भाई रिफॉर्म्स करने के लिए आपको आईनी तरमीम चाहिए और अपोजिशन जो है वो पल्ला पकड़ाने को तैयार नहीं है। और वो उन इश्यूज पे भी जो कि मेरे आपके इनके पूरे कौम आवाम के इश्यूज जो है वो उनके लिए बेहतरी हो सकती है, उस पर भी वो आगे आने को तैयार नहीं। तो हम तो उन्हें यही कहें कि भाई कम से कम छोड़ दें इमरान खान को, छोड़ दें पीटीआई को, छोड़ दें अपोजिशन की सियासत को, कम से कम जो पाकिस्तान के इश्यूज हैं उन पे आगे आए ताकि रिफॉर्म्स हो, आपका भी आगे बढ़े भला और सब पूरे कौम का भला हो। बड़ी अच्छी पॉलिसी है। आज की दुनिया में ना आप मीडिया को एक तरफा नहीं बना सकते, आपको हर सेक्टर्स को जो है ना उसमें स्पेस देनी होगी, तभी निजाम बात चलेगा। करेंगे शफीक साहब, कल बात करेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। टॉप ट्रेंड के अंदर कल काबुल अटैक जो था वो भी शामिल रहा और बड़ी इस पर बात हुई। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज पीडीएम ने खवातीन के ऊपर पाबंदी लगाई, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह कि अफगानिस्तान के जो वज़ीर तालीम है उन्होंने कहा कि जी खवातीन जो हैं, अफगान खवातीन यूनिवर्सिटी जाएँ, पढ़े, हमें कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। वो क्या सोच रहे हैं और ये जो अपने आप को लिबरल बनते हैं वो क्या सोच रहे हैं, बड़ा फ़र्क है। आप भी इस बात का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।